बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आमिर जफर। जनाब, आज दूसरा सेमीफाइनल इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जारी है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। और इस वक्त न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था और इस वक्त 258 रन बना लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। सबसे पहले तो जो इन दो टीमों का जर्नी है सेमीफाइनल तक, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। न्यूजीलैंड का सबसे पहला मैच पाकिस्तान के साथ था, जो कि ओपनिंग मैच भी था इस चैंपियंस ट्रॉफी का। पाकिस्तान के इस मैच के साथ न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 320 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान की पूरी टीम 260 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरा मैच बांग्लादेश के साथ था। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 236 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड ने बासानी ये हदफ हासिल किया 240 रन 5 विकेटों पर बनाकर ये दूसरा मैच भी अपने नाम किया। तीसरा मैच इंडिया के साथ हुआ। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 205 रन पर आउट हुई। इस तरह से 3 मैचेस में 2 मैचेस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका का पहला मैच अफगानिस्तान के साथ हुआ। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए पहले मैच में 315 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, और अफगानिस्तान की पूरी टीम 208 रन बनाकर आउट हुई और यह पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीता। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के साथ था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन बारिश के बायस यह मैच नहीं हो सका और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। तीसरा मैच इंग्लैंड के साथ हुआ। यह मैच भी साउथ अफ्रीका ने जीता। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए 10 विकेटों के नुकसान पर, और साउथ अफ्रीका ने बासानी 3 विकेटों पर यह हदफ हासिल किया 181 रन बनाकर यह मैच जीता। इस तरह से आज की जो दोनों टीमें जो सेमीफाइनल खेल रही हैं, दूसरा 2-2 मैचेस जीतकर यहां तक पहुंची हैं, और इस वक्त 259 रन हो चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम के 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आज का जो मैच चल रहा है, इसकी पहली इनिंग्स किस तरह से चली, क्या क्या कुछ हुआ, और दूसरी इनिंग्स में जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है वो क्या करेगी, इस सब पर तो बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी का आज आखिरी मैच खेला जा रहा है कज़ाफी स्टेडियम में, चूंकि फाइनल अब दुबई में होगा भारत के साथ। आज जो भी टीम जीतेगी उस टीम के साथ। अभी तक पाकिस्तान को, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से एज ए नेशन और एज ए टीम क्या हासिल हुआ, हमारे लिए क्या आउटकम है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या क्या तैयारियां की और किस तरह से हम यहां तक पहुंचे। 29 साल का सफर जो यहां तक हमें लेकर आया, हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ा, ये सब कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब, दिसंबर 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए इस्लामाबाद में एक नए क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दी, और 28 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान की तरफ से इवेंट के लिए 3 मौजूदा मकामात तजवीज़ किए गए, जिनमें अब मैचेस भी खेले गए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी। और फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैचेस चूंकि दुबई में होने थे तो दुबई चौथा वेन्यू हुआ। कराची नेशनल स्टेडियम में 3 मैच खेले गए और स्टेडियम में 30,000 तक की गुंजाइश मौजूद थी। इसी तरह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैचेस खेले गए अब तक, और इस स्टेडियम की गुंजाइश 20,000 है। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में आज का सेमीफाइनल खेला जा रहा है, और इस स्टेडियम में 34,000 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में हुए, जैसा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंच चुका है, और फाइनल को मिलाकर कुल 5 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। 4 मैचेस हो चुके हैं, 5वां मैच अब फाइनल मैच होगा। और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कुल 25,000 अफराद की गुंजाइश मौजूद है, और दुबई क्रिकेट स्टेडियम अभी से फुल हाउस हो चुका है। आज ये खबर भी आई कि तमाम टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। और हम यहाँ पर हमने जो तीनों स्टेडियम्स को अपग्रेड किया, उसके बाद 7 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में जो नया तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम था उसका इफ्तिताह किया, और जो तकरीब हुई उसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वुज़रा, क्रिकेटर्स और शायकीन ने शिरकत की। कज़ाफी स्टेडियम में LED लाइट्स नस्ब की गई हैं, नए टावर्स लगाए गए हैं, और साथ ही साथ तमाम इनक्लोजर्स में नई कुर्सियाँ लगाई गई। इसका भी एक क्रेडिट जाता है PCB को। साथ ही साथ 117 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम को मुकम्मल किया गया। और अगर हम नेशनल स्टेडियम की बात करें तो नेशनल स्टेडियम की जो इनॉग्रेशन हुई वो 11 फरवरी 2025 को हुई। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, चेयरमैन PCB भी ऑब्वियसली मौजूद थे। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे और दीगर आला शख्सियात भी मौजूद थी।
नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए हमने जदीद मयार के ड्रेसिंग रूम बनाए हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तैयार किए हैं और इसके साथ साथ 350 LED लाइट्स नस्ब की गई हैं और नेशनल स्टेडियम में 2 डिजिटल रीप्ले स्क्रीन्स और 5000 से ज़ायद नई कुर्सियों का इजाफा भी किया गया है। और लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद 16 फरवरी को हुआ। तो इस तरह से हमने एज ए नेशन PCB की मेहनत से ये तमाम तर चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफ़र है आज तक पहुंचा। आज दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है। अब मैं अपने पैनल की जाने बढ़ता हूँ। लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट मोहम्मद इरफान और तौफीक उमर हमारे साथ मौजूद हैं। कनाडा से हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर हफीज़ अवान साहब ने। तौफीक, सबसे पहले आपके साथ ही अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करूँगा, जैसे कि रोज़ाना हम करते हैं। ये जो पूरा जर्नी मैंने डिफाइन किया, 29 साल बाद पाकिस्तान एज ए नेशन ICC इवेंट को होस्ट कर रहा था। हम सेकंड सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं, फाइनल अब भारत में होगा। इस पूरे जर्नी पर आपके अपनी कमेंट्स क्या हैं? देखें, ये बहुत ही खुशाइन बात है आमिर के, जिस तरह से 29 साल के बाद पाकिस्तान में एक इतना बड़ा इवेंट हुआ। टीम्स तो यहाँ आना शुरू हो गई थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ टूर किया, इंग्लैंड भी यहाँ पे आई, लेकिन एक ICC का इवेंट जो है वो एक मिसिंग पार्ट था। ठीक है, वो यहाँ पे आया और जिस तरह से हमने होस्ट किया, आई थिंक एक सिर्फ छोटा सा हमने कल भी वो बात डिस्कस की थी कि अगर फाइनल भी यहाँ पे होता और फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा होता तो एक मतलब अलग ही समा होना था। बिल्कुल। PCB की काबिशें, चूंकि गालिबन आप भी PCB के साथ अभी अटैच भी हैं, PCB की कोशिश को किस तरह से सराहते हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं आप? देखें, PCB बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बहुत एफर्ट्स हैं। मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इस जो अभी चेयरमैन है, इससे जो पीछे भी अगर चेयरमैन जिन्होंने भी इस कोर्स के लिए काम किया, मतलब टीम्स पाकिस्तान आना शुरू हो गई, वो सारा कुछ, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना, ये इसमें बहुत सी रुकावटें भी डालने की कोशिश की गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है इस इवेंट का यहाँ पे होना, आई थिंक कि ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी एज ए नेशन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके साथ इस चीज़ से हट करके कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, परफॉर्मेंस क्या नहीं रही, हम पहले मरहले में आउट हुए नहीं हुए, दैट्स अनदर थिंग। देखें, वो तो एक अलग बात है। मतलब वो ऑब्वियसली वो हमारे मतलब क्रिकेट पे इश्यूज हैं, ऑब्वियसली वो तो हमने बहुत ये कंटिन्यू हम डिस्कस करते रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, आमिर, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बहुत फ़ायदा होगा। इससे जो एक मैं समझता हूँ कि माहौल जो पैदा हुआ है पाकिस्तान में, वो जो डर खौफ था डिफरेंट टीम्स का या प्लेयर्स का, वो चीज़ ख़त्म हो गई कि यहाँ पे अब पूरी जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो यहाँ पे आके उन्होंने परफॉर्म किया, यहाँ पे खेला। तो आई थिंक ये एक बहुत ही मस्बत चीज़ है और इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट्स को भी जाता है, इसका क्रेडिट जो है वो क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है और जो भी अवाम को भी जाता है। देखें, पाकिस्तानी अवाम ने आमिर बहुत सफ़र किया है। पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बहुत सफ़र किया है कि अपनी होम ग्राउंड जहाँ पे वो डोमेस्टिक खेलते थे, जहाँ पे वो अपनी सारी क्रिकेट खेले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं खेल सके, अपने शायकीन के सामने नहीं खेल सके। और दुबई में हम खेलते रहे, 10-11 साल हम खेलते रहे। आई थिंक ये अगर आप देखें तो उसके बाद फिर जो आपको पता है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो क्रिकेटिंग नेशन कहा जाता है, इसको हर बंदा इससे प्यार करता है। तो लोगों ने भी यहाँ पे क्रिकेट को मिस किया, लोगों अपने प्लेयर्स और अब उनके लिए ये चांस था कि वो अपने जितना उन्होंने मिस किया उसका कुछ ना कुछ हद तक ग्राउंड्स में आए। ना सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स बल्कि वो दुनिया के, देखें अब यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे विराट कोहली के या विलियमसन के और इनके हर टीम के फैंस हैं यहाँ पे। इरफान, आप क्या देखते हैं, कितना मुस्बत पैगाम या क्या इम्पैक्ट पड़ा इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान पर, और हमने क्या अचीव कर लिया इस चैंपियंस ट्रॉफी से एज ए नेशन और एज ए टीम? नहीं, असल में अगर तो देखा जाए काफ़ी देर हो गई थी पाकिस्तानी नेशन जो मिस कर रही थी ICC का टूर्नामेंट, जो कि हमारा 29 साल के बाद पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी आई है, मिस कर रही थी। बाकी टीमें आके पाकिस्तान में खेल रही थी अपने होम टूर, तो लेकिन वो एक हंगर नहीं थी लोगों के अंदर जो होनी चाहिए थी। ICC का एक जो इवेंट होता है वो किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी नेशन के लिए बहुत बड़ा प्राउड वाला एक मौका होता है।
तो ये सबसे अहम था। और उसके बाद जिस तरह पीसीबी ने इस चीज़ को लेके चले, फिर जो जिस तरह हमारे ग्राउंड बनाए, जिस तरह लोग कह रहे थे कि मतलब कि ग्राउंड गिरा तो दिए लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से पहले बनेंगे नहीं, फिर स्पेशली चेयरमैन साहब ने जिस तरह अपनी ज़ाती एफर्ट से दिन को रात को जो भी मतलब हो सकता है वहाँ पे कोल खड़े होके, मतलब कहते हैं ना कि पास खड़े होके स्टेडियम को तैयार करवाया करके, उसके बाद फिर जिस तरह यहाँ पे ओपनिंग हुई तो मैं भी वहाँ पे गया था, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि एक एज ए क्रिकेटर आप इस ग्राउंड में खेले नहीं है लेकिन देखने में जो मजा है वो किसी और ग्राउंड में, इसी तरह जिस तरह आप दुबई में या किसी और ग्राउंड में बैठे हुए हैं, तो बड़े एक प्राउड वाली उस टाइम नेशन के लिए था। और मेन सबसे बड़ी बात कि जब इतनी टीमें आके पाकिस्तान में खेलती हैं, हर एक का कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होता है। मेरा कोई है, आपका कोई है, तफीक भाई का कोई और होगा, तो सारे प्लेयर यहाँ पे खेले हैं, उनके फैन जितने थे उन्होंने मैच देखा है। और इससे पाकिस्तान हमारे साथ विक्रांत गुप्ता थे, वो उन्होंने हम सबके साथ ही शेयर किया, इसी प्रोग्राम में भी शेयर किया कि किस तरह से कोहली के फैन, दीगर जो हैं क्रिकेटर्स हैं, उनके फैन पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो देखकर खुश हो रहे थे। यही चीज़ जिस तरह हमारे फैन जितने भी थे मुख्तलिफ क्रिकेटरों को मिस कर रहे, अभी सारी टीमें यहाँ पे आई हैं, तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान के जितने भी फैन जो एक आ गया था काफ़ी देर से खुला था कि ग्राउंड में बहुत कम लोग आते थे मैच देखने, तो इससे काफ़ी फिल होगा और ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव करेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, आप पाकिस्तान से चूँकि बाहर हैं, ये जो 117 और 119 दिन का जो पूरा प्रोसेस गुजरा है दोनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन का, एक तो आप भी वो इन पर्सन यहाँ पे नहीं देख सके हैं, लेकिन वहां पर बैठे आपके क्या जज्बात थे जब आपको पता चल रहा था कि दो स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं, बिल्कुल नए बन रहे हैं जीरो से, और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हो रही हैं? उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, क्या क्या आप सोच रहे थे? और इस वक्त जब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कितना मिस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए? आमिर भाई, ये तो खैर नाकाबिले बयान है कि क्रिकेटर होने की हैसियत से, क्रिकेट के साथ लव करने की हैसियत से, उसके स्टेक होल्डर होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो एक वो मोमेंट है कि हम 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट होती देख रहे हैं, लेकिन फिर टीवी पर ही देख रहे हैं। ये बदकिस्मती तो है किसी हद तक, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए एक बहुत ही खुशबख्ती की अलामत है कि इतने अरसे बाद ही सही, लेकिन बहरहाल क्रिकेट वापस आई, स्लोली आई। सबको क्रेडिट देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी एक बंदे को मेंशन करना चाहिए। जहां से शुरू हुई एफर्ट, उसमें पीएसएल का भी किरदार है, तमाम चेयरमैन का भी किरदार है, सब ने अपना अपना हिस्सा जरूर डाला पॉजिटिवली, और आज इस काबिल हुए चैंपियन ट्रॉफी बिल आकर तमाम तर रखनों के बावजूद पाकिस्तान में इसका इनेकाद हुआ। सबसे पहले तो इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, और उससे हट लॉ के मुताबिक भी बात करूं तो जो क्रिकेट की बुक है, बाइबल है, वो सबसे पहला उसका हिस्सा है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, जो प्रीएम्बल भी है इसका। तो किसी भी का आगाज जो होता है वो प्रीएम्बल से होता है, तो उसमें स्पिरिट ऑफ क्रिकेट सबसे टॉप पर होती है। तो मेरा ख्याल है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगर नंबर्स दिए जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी नेशन को पूरे के पूरे मिलते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। बाकी रही परफॉर्मेंस की बात तो वो ऑफ कोर्स वो एक अलग चीज है, और उस पर डॉक्टर साहब आते हैं, उस पर परफॉर्मेंस पर बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इसमें रहा, हाइब्रिड मॉडल पे हमें जाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। उसमें भी चेयरमैन पीसीबी की बहुत कोशिश थी, दुबई में जाते रहे, वहाँ पर जाके जो मीटिंग्स होती रही हैं उनको अटेंड करते रहे, दीगर जगहों पर जाके जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करते रहे। एट लास्ट इंडिया चाहे पाकिस्तान आने के लिए माना, नहीं माना, ऑब्वियसली नहीं माना, लेकिन हमने कोई ना कोई उसका फाइनल सोल्यूशन निकाल लिया। हमने ये कहा कि 3-3 साल तक अब कोई भी नेशन एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएगी और तीसरे वेन्यू पर ही मैचेस खेले जाएंगे। खैर ये भी हमारी एक कामयाबी, लेकिन इंडिया के लिए डोंट यू थिंक इट्स अ सेटबैक, और बहुत बड़ा सेटबैक? वो इसलिए कि 1996 का जो वर्ल्ड कप, वो अगर आप आज भी उसकी यादें ताज़ा करें या वो अपने माइंड में लेकर आएँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो मैच हो रहा है और उसमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। श्रीलंका वो फाइनल जीतता है और बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको वर्ल्ड कप देती हैं। और उस वक्त जो समा था, उस वक्त जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, अगर इंडिया की टीम ही, चाहे हम देखते हैं कि फाइनल में पहुँची है, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर कज़ाफ़ी स्टेडियम में या किसी भी दूसरे शहर के, चाहे वो कराची का स्टेडियम होता या पिंडी का स्टेडियम होता, वहां पर फाइनल मैच होता और पाकिस्तान का पीएम या प्रेसिडेंट उनको वर्ल्ड कप दे रहा होता, या कोई भी दूसरी टीम जो कि वर्ल्ड कप जीत रही थी उसको वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिलती, उस वक्त उस टीम के क्या समा होने थे? खासतौर पर इंडिया के पर्सपेक्टिव को लेकर अगर देखें तो उनके तब क्या जज्बात होने थे? उन्होंने क्या, कितना बड़ा इवेंट मिस कर दिया?
इस चीज का मुतबादल तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो होस्ट है उस पर सारा कुछ हो और सारी टीमें वहां आकर खेलें। इसलिए कि जो स्पिरिट की बात मैं कर रहा था उसका मकसद भी यही था करने का कि सबको स्पोर्ट्स इकट्ठा कर। डॉक्टर साहब हमारे पास वो फुटेज भी है, हम वो फुटेज भी अपने नाजरीन को दिखाएंगे। 1996 का जो वर्ल्ड कप था उसमें किस तरह से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का समा था, कुछ ही देर में वो फुटेज भी अगर पीसीआर वो फुटेज चला सकें तो वो हम फुटेज भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जनाब ये वो फुटेज है 1996 के वर्ल्ड कप की। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मुकाबला हो रहा था और इस वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही थी और ये ओवरऑल छठा आईसीसी वर्ल्ड कप था और इसमें हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस हो रहे थे। 3 नेशंस इसको होस्ट कर रही थी, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, और ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी श्रीलंका की टीम। और अभी ये उसी मैच के मनाज़िर आप देख रहे हैं कि श्रीलंका ने किस तरह से जब ये मैच विन किया और जो क्राउड कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है, श्रीलंकन जो यहाँ पर प्लेयर्स मौजूद हैं और इसके अलावा चाहे कोई भी प्लेयर हो, किसी भी मुल्क के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेट किया। और साथ ही हम ये भी मनाज़िर इसे में देखेंगे कि जो अर्जुना रानाटुंगा हैं जो कि श्रीलंका के उस वक्त के कैप्टन थे, वो जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहे थे उस वक्त उनके क्या जज्बात थे और ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के उस वक्त क्या जज्बात थे, पाकिस्तान के एज ए नेशन क्या जज्बात थे। बेनज़ीर भुट्टो जब ये ट्रॉफी दे रही हैं और रानाटुंगा ट्रॉफी को अपने हाथ में उठा रहे हैं और उसको गले लगा रहे हैं, उस वक्त क्या मोमेंट्स थे नाकाबिले बयान। जी डॉक्टर साहब अब आप कैरी कीजिए प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका मुतबादल और कोई नहीं हो सकता कि इतने खूबसूरत इवेंट्स के जैसा सारा बयान भी किया कि श्रीलंका ट्रॉफी उठा रहा है लेकिन एंजॉय पाकिस्तानी कर रहे हैं उसको, इसलिए कि क्रिकेट लविंग नेशंस जो होती हैं वो ऐसा ही करती है, स्पोर्ट्स लविंग नेशन ऐसा ही करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान वो हार गया, नहीं फाइनल तक पहुंच सका, फाइनल नहीं जीत सका, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रिकेट से दूर हो गए। क्रिकेट लव है हमारी। अब के जो अगर हम थोड़ा मैं बयान कर दूं तो जो एशिया कप से जो शुरू हो गया हमारे यहाँ ज्यादा, तब भी राजीव शुक्ला इधर आए हुए थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट, और साथ रॉजर बिनी भी आए हुए थे, तब भी आए थे और हमने बाहों में बाहें डाल हमने उनके बुलंद किए थे हाथ। तो बहुत ही अच्छा जेस्चर था मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती थी। लेकिन पैरेलल जो उस वक्त जो स्कीम चल रही थी साइड पर सियासत की, वो कुछ खुशकुन नहीं थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर जिस तरह से उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ आकर एक अच्छा जेस्चर दिया था और हमने उनको वेलकम किया था, उसी तरह से अगर वो टीम भी ले आते तो बहुत ही अच्छा होता। तो शायद उस वक्त प्रेसिडेंट उनके हाथ में नहीं था और आज भी राजीव शुक्ला फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे हुए हैं। जी कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, साथ ही साथ जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मोहम्मद मुसाजी और साक मोज़ेकी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव शुक्ला जो कि कल जैसे आप बता रहे हैं लाहौर पहुंचे थे, वो भी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, मैच देख रहे हैं। तो हम उनसे मुतालबा भी करते हैं और एज ए नेशन हम ये आपके अभी बयान किया जैसे कि विक्रांत गुप्ता हमारे ही प्रोग्राम में आए हुए थे और यहाँ आकर उन्होंने बखूबी बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात की थी कि मैंने देखा मैंने देखा कि लोग विराट कोहली की शर्ट पहने हुए हैं और रोहित शर्मा की शर्ट पहने हुए हैं, बुमराह को वेलकम कर रहे हैं। ये सारे का सारा समा अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहकर आप उनकी शर्ट्स पहन सकते हैं, उनसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है। तो हम क्रिकेट से प्यार करने वाले कौम है यकीनन। तौफीक चलें, ये तो हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर ली कि उन्होंने कितना बड़ा मोमेंट मिस किया। बीइंग पाकिस्तानी हम लोग अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमने कितना बड़ा इवेंट मिस किया, या कितना बड़ा अगर फाइनल पाकिस्तान में होता कितना बड़ा मोमेंट हमने मिस किया? ऑब्वियसली देखें, आप एज ए नेशन अगर आप देखें तो अगर आप जब स्पेशली 29 ईयर्स के बाद होस्ट कर रहे हैं अपना किसी इस इवेंट को, तो फाइनल मैच जो है वो वहीं पे होना चाहिए जो होस्ट हो। तो वो चीज़ तो ऑब्वियसली वो मिस होगी, हमने मिस की। और वो चीज़ जो है अगर हो जाती, और मतलब मैं तो ये कहता था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता तो आप ये सोचें कि क्या यहाँ पे एक समा होता और मतलब लोगों के क्या जज्बात होते, फैंस के क्या जज्बात होते। तो अगर 34,000 कज़ाफ़ी स्टेडियम की अब गुंजाइश हो चुकी है तो वहां पर 1 लाख के करीब लोग मौजूद होते हैं। आपको पता है लोग सड़कों पे मौजूद होते हैं बाहर। तो आई थिंक ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं। देखें वो ये फाइनल भी मिस किया, उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पे क्रिकेट खेली कि पहले 4 इवेंट के पहले 3 दिन में ही हम लोग इवेंट से बाहर हो गए। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो थी वो आप कह सकते हैं कि वो अच्छी नहीं हुई। जो कि मैं चले इस पॉइंट को मैं इरफान की जानिब ले जाता हूँ। इरफान एज ए टीम
हमने इस इवेंट में क्या कुछ किया आपकी नज़र में, और अब हमने उससे लर्न क्या किया ये भी बता दें, और हमारी टीम पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा। नहीं, असल में अगर देखा जाए एज ए टीम हम तो बहुत पूरा क्रिकेट खेले हैं कि हमें कोई हमारे अंदर प्लान ही नहीं था कि हम अपनी होम कंडीशन पे खेल रहे हैं, तो हमने किस प्लान के साथ फास्ट बॉलर के साथ जाना, स्पिन के साथ जाना है। हमारे पास ओपनर नहीं थे, मतलब हर जगह पे आपको खिला नजर आ रहा था। ये नहीं लग रहा कि एज ए टीम हम एक बड़े यूनिट की तैयारी करके हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं। और इस चीज़ का भी मान नहीं रखा कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं इतने सालों के बाद, तो चलो इसी चीज़ का मान रख के हम थोड़ा सा कोई 1-2 मैचेस जीत लें। मुझे तो लगता है इसी खुशी में 29 साल के बाद आने के हम अपने स्पिनर भूल गए, खेलने पे ध्यान नहीं दिया, स्पिनर भूल गए। हमने तो खेलने पे ध्यान नहीं दिया। चीज़ यही हम खुशी मनाते रहे थे। लेकिन मेन होता है कि किसी भी टीम का कि जब उसके कंट्री में क्रिकेट हो रही तो उसका टूर्नामेंट अंदर रहना बहुत बड़ा साइन होता है। और जो कितने भी फैन होते हैं जो क्रिकेट के होते हैं उनकी कंट्री के, उनके लिए बहुत अहम होता है कि जब तक वो सर्कल में रहते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड गेम नजर आती है आपको। और एटलीस्ट हम सेमीफाइनल तक तो पहुंचते, चलें फाइनल में ना पहुंचते या ना जीत पाते, हमारी टीम में इश्यूज हैं। डॉक्टर साहब, इसी पॉइंट पे आपकी जाने भी आता हूं, आप क्या देखते हैं कि हमारी जो टीम है उसके लिए क्या आउटकम निकला इस चैंपियंस ट्रॉफी का। हमने जैसे कि कल भी बात की थी, 2 जो स्क्वाड्स अनाउंस किए गए T20 और ODI का, वो स्क्वाड अनाउंस होने के बाद अब आप आउटकम इस चैंपियंस ट्रॉफी का क्या देखते हैं हमारे लिए। देखिए, मुख्तसरन की जाए तो अगर आप 92, 2009, 2017 जो इवेंट्स हमने जीते आईसीसी के, अगर उस दौरान अगर बात की जाए तो आपको माहौल आपको नजर आता है, हर बच्चा बैट और बॉल लेके बाहर निकल आता है, तो पूरा समा एक बन जाता है। और जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो फिर ये माहौल हो जाता है कि हम बिल्कुल अलूफ हो जाते हैं और क्रिकेट को एक साइड पे रखकर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। हमें गरज ही नहीं होती कि कौन सी टीमें खेल रही है, कौन सी नहीं खेल रही। तो ये नुकसान होता है जब अपनी टीम लोकल परफॉर्म नहीं करती। अगर अब आगे चलते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान की टीम अनाउंस करने का शायद मकसद भी यही है कि एक तो जल्दी से जल्दी PSL का भी अनाउंस कर दिया जाए और साथ ही साथ ये भी ताकि लोगों की कुछ तवज्जो बढ़ सके। तो और जो चेंजिंग हुई है उनको कैसे देखते हैं आप? T20 और दो टीमें एक तो एक वक्त में अनाउंस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी एक प्लेयर का नाम लेंगे तो मुझे हर दफा टीम देखना पड़ेगी कि ये इधर है या इधर है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी हमने ऐसा ही किया था कि न्यूजीलैंड के टूर के लिए हमने 3 टीमें इकट्ठी अनाउंस कर दी थी, टेस्ट की भी अनाउंस पहले टूर में, तो समझ नहीं आती कि कौन सा प्लेयर किधर है। इवन तज्जिया करने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मुझे लगता है ऐसा है कि घड़े के अंदर बहुत सारी पर्चियां डाल दी गई, उसमें से आधी इधर कर दी, आधी इधर कर दी गई कि चले ये टीम होगी, ये वनडे की टीम होगी। जो T20 में थे उनको उठा के वनडे में डाल दिया, वनडे में उधर डाल दिया। फर्क क्या पड़ा? आकिब जावेद साहब फरमा रहे थे कि हमारी कोशिश है दूसरी टीमों की तरह हम भी सारी टीमें अलग अलग कर दे। उसके लिए कम से कम आकिब साहब 45 प्लेयर चाहिए। आपके पास तो 25 से ज्यादा प्लेयर ही नहीं है। तो आप किस तरह से उनकी टीमें जो मौजूद थे, आपके पास कासिम अकरम, आपके पास हसीबुल्ला, आपके पास उसके अलावा बासित अली जो जूनियर लीग का पैदावार था, उसको तो हमने कंसिडर नहीं किया। सिर्फ इसलिए कंसिडर नहीं किया कि वो जूनियर लीग किसी और का ब्रेन चाइल्ड था, तो उसको हम आगे प्रमोट नहीं करना चाहते थे। जो उसका सबसे बेस्ट बैटर था वो आज तक हमें नजर नहीं आया। सिर्फ तो उसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। हसीबुल्ला इसलिए नहीं कि उसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, कासिम अकरम का नहीं है, फैसल अकरम नहीं है, ये खुर्रम शहजाद नहीं है। तो ये सारे के सारे प्लेयर जो 2-4-10 दिन पहले तक सारे टीम का हिस्सा थे, यकदम इसमें से आउट क्यों हो गए? और इतने सारे जिनको आपने निकाल दिया था, मोहम्मद हारिस शामिल है और बहुत सारे, वो वापस कैसे आ गए? चले अब हम फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि फॉर द बेस्ट। और जनाब अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज का मैच किस पॉइंट पर पहुंचा है वो डिस्कस करेंगे, और न्यूजीलैंड की जो अभी तक की बैटिंग है उसको डिस्कस करेंगे, और साउथ अफ्रीका अब कैसे बैटिंग करेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जारी है। इस वक्त 49.3 ओवर्स का खेल हो चुका है और 356 रन्स न्यूजीलैंड ने कर लिए हैं। न्यूजीलैंड का जो स्कोर बोर्ड है वो मैं अगर आपके साथ शेयर कर दूं, सबसे पहले तो विल यंग ने 23 गेंदों पर
21 रन बनाए। रचिन रविंद्रा 108 रन, शानदार सेंचुरी 101 गेंदों पर 106 के स्ट्राइक रेट से। और अगर रचिन रविंद्रा की ही बात करूं तो इससे पहले भी एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी 2 सेंचुरीज हो चुकी हैं, तो ये क्रेडिट उनको जाता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का। और केन विलियमसन ने भी 102 रन बनाए, 94 गेंदों पर 108 के स्ट्राइक रेट से खेले। डेरल मिचेल जिन्होंने 49 रन किए 37 गेंदों पर 132 का स्ट्राइक रेट। टॉम लेथम जिन्होंने 4 रन बनाए और आउट हुए, इससे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। ग्लेन फिलिप्स इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, 49 रन बना लिए। इन्होंने भी 27 गेंदों पर 181 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और माइकल ब्रेसवेल भी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, 16 रन उन्होंने बना लिए हैं, 11 गेंदों पर 145 का स्ट्राइक रेट है। और अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड का जो कंप्लीट फिगर होगा, जो टारगेट होगा, वो कितना होगा, जो कि चेस करना होगा साउथ अफ्रीका को। और उसके बाद फिर जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है उसको क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम न्यूजीलैंड की बैटिंग पर ही बात कर लेते हैं। तौफीक, सबसे पहले आप ही की जानिब मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है उसको कहाँ पे रेट करेंगे। 360 हो चुका है और एक विकेट और गिर गई है, एक बॉल अभी बाकी है। 360 या 65 यहीं तक स्कोर रहेगा अगर 4 या 6 एक आधा हो जाता है। तो अब कैसे देखते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग को? देखिए आमिर, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और जिस तरह से रविंद्रा और विलियमसन ने एक आउटस्टैंडिंग मैं कह सकता हूँ कि इनिंग्स खेली, और जिस तरह से मतलब 360 हम पहले ही बात कर रहे थे कि ये विकेट जो है ये हाई स्कोरिंग गेम होगा। यहाँ जो भी टीम पहले खेलेगी वो 350 प्लस रन्स करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये चेज यहाँ पे हुए हैं। आप देखेंगे इसी चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया अगेंस्ट इंग्लैंड, 350 प्लस रन चेस किए। फिर पाकिस्तान ने भी एक मैच में, वो चैंपियंस ट्रॉफी का तो नहीं था, बट ट्राई सीरीज में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 350 प्लस रन चेस किए हैं। तो यहाँ पे एक तो अगर पाकिस्तान ने कर लिए तो ऑब्वियसली देखें, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक अच्छा स्टार्ट मिल गया अगर साउथ अफ्रीका को। और यहाँ पे अगर कोई वो जैसे क्लासन, मिलर और उनके जिस तरह के बैटिंग लाइन पे हम बाद में बात करते हैं। अभी इनकी न्यूजीलैंड की बैटिंग अगर आप देखें तो मतलब, और जो इनका पहला फैसला था टॉस जीतकर बैटिंग का, वो ठीक रहा। कोई भी टीम जीती, आई थिंक इस बैटिंग विकेट पे, इस तरह की विकेट पे कोई भी टीम टॉस जीतती उसने पहले बैटिंग ही करनी थी। क्योंकि इतने जब आपका प्रेशर मैच होता है, स्पेशली सेमीफाइनल जो होता है, तो उसमें आप एक अगर अच्छा टारगेट सेट कर देते हैं तो दूसरी टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है और आप पे प्रेशर कम हो जाता है। इरफान, आप एज ए बॉलर क्या देख रहे हैं? जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं करवाई, या न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन है वो आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है जिस वजह से इतना टारगेट हो गया है? नहीं, अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। तो शुरू में था कि अगर देखा जाए कि जो साउथ अफ्रीका के बॉलर ने बॉलिंग की है, उन्होंने थोड़ा अपनी पेस को जनरेट किया था शुरू के ओवरों में, तो वहाँ पे उनको काफ़ी रन हुए। जैसे उनको फिर थोड़ा आइडिया हुआ कि यहाँ पे पेस के साथ शॉट अच्छे लग रहे हैं, बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा है, तो उन्होंने साथ वेरिएशन स्टार्ट कर। जैसे वेरिएशन स्टार्ट किया, बीच में उन्होंने थोड़ा रन को कंटेन। वही बात होता है जब आपके हैंड में विकेट होता है तो आपके लास्ट 10 ओवर बहुत अहम होते हैं। तो वही न्यूजीलैंड ने, जो उनको एक फेवर चाहिए थी विकेटों की, और जो उन्होंने टॉस जीत के एक बैटिंग का फैसला है, तो उनके हक में अभी तक तो बेहतर जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की विकेटें और लाहौर की विकेट इस तरह की, अगर इस पे जो सेट बैट्समैन होता है तो उसको रन करना ईजी होता है। इरफान, इस वक्त मुकम्मल हो चुका है पहली इनिंग्स का खेल। 363 का हदफ दिया है न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग मैच, फाइनल चूंकि दुबई में हो सकता है वो हमें इतना हाई स्कोरिंग मैच देखने को ना मिले। लेकिन आज का ये जो दूसरा सेमीफाइनल कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा है, इसे हम हाई स्कोरिंग मैच जरूर कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने 363 रन का हदफ दे दिया है जीत के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी जानी बात हूं, अब तो पहली इनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। 362 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, और 363 का हदफ है। और खास तौर पर जो रचिन रविंद्रा हैं, इनकी बैटिंग को आज आप कैसे देखते हैं? इन्होंने 2 सेंचुरी स्कोर कर ली हैं, और किसी भी आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड की जानिब से सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले भी ये जो बैटर हैं बन गए हैं। 5 सेंचुरीज इनकी आईसीसी इवेंट्स में हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड वेल प्लान्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, एग्जीक्यूशन ऑन द टॉप। जो उन्होंने प्लान ए किया था 100% उनका उसी तरह ही बैठा जिस तरह उन्होंने किया था। स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत अग्रेसिव नहीं खेले, 56 रन किए पहले पावर प्ले में।
लेकिन की पॉइंट वही था जो बार बार तौफीक भाई, मैं भी और इरफान भाई सारे हम बार बार बात कर रहे थे कि दरमियान वाले 30 ओवर्स बहुत क्रूशल हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि 180 बॉलों पे, यानी कि 30 ओवर्स में दरमियान वालों में 11 से लेकर 40 तक 196 रन किए और 2 विकेट्स लूज किए सिर्फ न्यूजीलैंड ने। दूसरी भी सिर्फ आखिरी बॉल पे गिरी है 40वें की, यानी कि एक लिहाज से आप कहें तो 1 विकेट गिरी है। तो यही वो की मोमेंट था जब न्यूजीलैंड ने सारा मोमेंटम अपने हक में कर लिया। 360 गुड, बहुत अच्छा स्कोर है पहले खेल। बाद में बज़ाहिर लग साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत अच्छी है, बहुत कुछ कर सकती है। जरूरी भी नहीं कि वो ना चेज कर पाए, लेकिन उन पर प्रेशर बहुत होगा। जो ही 1 विकेट गिरेगी तो वो प्रेशर डबल होता जाएगा। तो इसलिए 360 चेज करना इतना आसान नहीं होगा। 350 प्लस चेज करना कभी भी आसान नहीं होता, वो वंस इन अ वाइल होता है, ऑलवेज नहीं होता। अब बाकी की बात तो रचिन के बारे में ये है कि ये जब अंडर 16 थे तो न्यूजीलैंड पूरा इनको जानता था, तो इसलिए इनका ये परफॉर्मेंस जो है ये कोई अचंभे की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सही है। और इंटरेस्टिंग ये भी है, इन दोनों टीमों के हवाले से कुछ स्टैट्स भी हैं। एक तो जो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज अभी तक स्कोर की हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी न्यूजीलैंड ने की हैं। 4 सेंचुरीज इनकी हो चुकी हैं। राचन रविंद्रा की 2 सेंचुरीज हैं, विलियम की 1 और टॉम लेथम की भी 1 सेंचुरी है। और दूसरा एक कैचेस एफिशिएंसी का मेरे सामने स्टैट्स मौजूद हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। उसमें अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के टोटल 25 में से उन्होंने 24 कैचेस पकड़े हैं और सिर्फ 1 ड्रॉप किया है। इनके 96% इनकी एक्यूरेसी है कैचेस की इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका, टोटल 17 में से इन्होंने 15 कैचेस पकड़े हैं और 2 ड्रॉप किए हैं। 88.2% की इनकी कैचेस एफिशिएंसी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ पर भी खैर आखिरी नंबर पर है। लेकिन ये दोनों के स्टैट्स इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यही दोनों इस वक्त सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं। और अब बैटिंग लाइन की जब बात आएगी तो क्लासन की प्लेयर चूंकि हो सकते हैं, क्लासन की जो बैटिंग है वो बहुत जारहाना बैटिंग, और उनके जो सिक्सर हैं वो हमेशा याद रहते हैं। उसकी एक फुटेज हमारे सामने इस वक्त चल रही है, कितने लंबे लंबे सिक्सर लगाते हैं, छक्के लगाते हैं। और इनके अगर स्कोर की बात की जाए तो इससे पिछला जो इंग्लैंड के साथ मैच था उसमें हालांकि टारगेट सिर्फ 180 रन का था, लेकिन उसमें भी उन्होंने 64 रन बना दिए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्राई सीरीज का एक मैच हुआ था, जो जिसकी तौफीक भी अभी बात कर रहे थे, जो हमने जीता था पाकिस्तान ने, उसमें भी इन्होंने 87 रन बनाए थे। अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग की अगर बात कर ली जाए उसमें ऑब्वियसली क्लासन तो एक की प्लेयर होने ही जा रहे हैं। तौफीक, आप क्या देखते हैं, क्लासन के अलावा कौन इनका साथ देगा, या जो की प्लेयर्स बैटिंग में है साउथ अफ्रीका के वो कौन कौन से हैं? देखिए, ऑब्वियसली क्लासन जो है वो तो ऐसा है कि अगर वो खड़ा हो जाएगा तो फिर रन रुकने मतलब वो बहुत मुश्किल होगा। देखिए आमिर, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा और कि देखें अब ये 350 या 325 प्लस रन जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि अब ये टॉप की टीम्स जो हैं अगर ऐसी कंडीशंस उनको मिलेंगी ना तो वो इतने रन ही करेंगे। मतलब ये नहीं है कि ये वंस इन अ ब्लू मून हम कहते हैं जी 350 चेज हो जाएगा या 350 रन हो गए। अब ये इसी टूर्नामेंट में अगर आप देख लें तो ये 3 से 4 दफा ये रन हो चुके हैं। और अगर दुबई में आप देखें तो ऑब्वियसली वहाँ कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होंगी आमिर, वहाँ इतने रन होंगे। और टीम्स, टॉप टीम्स को अगर मैच जीतने हैं तो उनको ये आदत बनानी पड़ेगी कि वो इतने रन बनाए भी और चेज भी करें। चेज भी करने जाए। इरफान, क्विकली आप अब बैटिंग लाइन को क्या मशवरा है जो न्यूजीलैंड की है, सॉरी जो साउथ अफ्रीका की, और खासतौर पर न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइन है वो अब आपको कौन सा की प्लेयर दिखता है, की बॉलर दिखता है? नहीं, असल में जो न्यूजीलैंड के दोनों का जो फास्ट बॉलर हैं वो दोनों की बॉलर हैं, उनके ऊपर से विकेट लेके देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साउथ अफ्रीका को अपने रन चेज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बड़ी इनिंग्सें खेलनी पड़ेंगी उनके बैट्समैनों को, तो फिर ही आप इस तरह के चेज कर सकते हैं। और ऊपर से इतने बड़े मैच में इतना प्रेशर होता है आप पे। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी जानिब क्विकली, लास्ट मिनट चल रहा है, अब आप इन दोनों में से कौन सी टीम आज जीती हुई देख रहे हैं और साउथ अफ्रीका के कौन से बैटर्स को आप की बैटर आज समझ रहे हैं? देखिए, ऊपर से बहुत डिपेंड करेगा कि रिकल्टन के साथ जब कप्तान बवुमा क्या परफॉर्म करते हैं, उनका सेट किया हुआ प्लेटफॉर्म अगले तीनों के, बल्कि चारों में मिलर को भी साथ शामिल कर लें, क्लासन, डूसन और जो मार्करम के काम आएगा, वहां से टोन सेट हो। अच्छा, ये बता दें, एक टीम आपकी नजर में कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी? जस्ट नेम ऑफ द टीम। ओके, मैं साउथ अफ्रीका के हक में था शुरू में, लेकिन इस टोटल को देखते हुए मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ठीक है जी जनाब, आज की ट्रांसमिशन यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। अब फ्राइडे जो संडे है, संडे को चूंकि फाइनल होगा, उस दिन हम ट्रांसमिशन में आपके साथ आपके सामने दोबारा वापस आएंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।